एक बार और मैं बता देता हूँ, प्लीज इस पे फोकस करिएगा। यहाँ एक पत्थर फेंका गया है, आदित्य तुम्हारी बारी है, बताओ टी टाइम पे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अकल लगाओ, एग्जाम में मैं साथ में थोड़े ना बैठा रहूंगा। यदि मैं इसको u1 कहता हूँ, θ1 कहता हूँ, टी टाइम पर हम जानना चाहते हैं x1 y1। अब अकल लगा करके ध्यान से सोचो और मुझे बताओ, तुम लिख सकते हो x1 y1? नहीं लिख सकते तो वही बोलो। आदित्य चिल्लाओ, आदित्य जैन कि नहीं लिख सकता सर मैं। सर लिख सकते हैं। तो लिखो ना, वही तो लिखवाया था। लिख सकते हो तो लिख क्यों नहीं रहे हो? बोलो, चुपचाप बैठे हुए हो। बताओ x1 कैसे लिखोगे और y1 कैसे लिखोगे? सर x1 होगा u1 cos θ1 into t और y1 होगा u1 sin θ1 into t minus half gt स्क्वायर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। u1 sin θ1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। यदि तुमसे मैं यहाँ पर वेलोसिटी बताने को कहूं तो वेलोसिटी कैसे बताओगे? vx हो जाएगा, vx1 हो जाएगा u1 cos θ1, क्योंकि ax 0 है, और vy1 क्या हो जाएगा? सर u1 sin θ1 minus gt। अरे वाह, माइनस gt। बहुत बढ़िया, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। यदि कोई पूछे हॉरिजॉन्टल से एंगल बताओ तो tan अल्फा कैसे बताओगे? कोई लॉजिक दो। वेक्टर vy1 के, upon vx1। बहुत बढ़िया, vy1 अपॉन vx1। ये सारी कहानी यदि समझ में आ गई तो ऐसे ही यदि एक और पत्थर हम फेंक दें, तो एक और पत्थर फेंक दें उसी के साथ t0 पे, उसका एंगल है θ2 और वेलोसिटी है u2, तो उसके टी टाइम पर वेलोसिटी v2 कैसे आएगा और कोऑर्डिनेट x2 y2 कैसे लिखेंगे, ये बताओ मुझे। सब कोई सोचो। तो x2 हो जाएगा u2 cos θ2 इंटू t, और y2 हो जाएगा u2 sin θ2 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब यदि इनके बीच का डिस्टेंस पूछ दे टी टाइम पे, ये एक साथ फेंका गया था ना पार्टिकल, तो यहाँ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस d कैसे पता करेंगे हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत बढ़िया, तो डिस्टेंस लिख देंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये आइडिया क्लियर है सबके लिए? यस सर। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हुआ है और वेक्टर्स का आइडिया थोड़ा सा यूज किया है tan अल्फा बताते वक्त। एक्स कैप, वाई कैप, आई कैप, जे कैप वाला अलग अलग एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हमने सोचे हैं। इस कंसेप्ट में जो लोग कंफर्टेबल हो गए हैंड राइज कर लें प्लीज। ठीक है, आदित्य राय, अर्णव, ऋषिकेश, कृतिन, सक्षम, शोभित, सूरज। हाँ बोलो सर। एक बार आप x1 y1 लिखना एक और बार बता सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता। x1 को क्या डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना है? यस सर। ना, नहीं सुना होगा, वो बचपन में सुना था, भूल गए। अरे बेवकूफ, जल्दी से बताओ, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखा? आंखें खोलो, जग जाओ। सर दिख गया। यस सर। एस एक्स एस वाई तो नहीं देखा होगा अभी तक, आंखें खोलो थोड़ा सा। यस सर, दिख गया। अब बताओ तो इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? x1 किसके बराबर है और y1 किसके बराबर है? सर x1 होगा सर sx से और y1 होगा, कहो sx है सर x1 के बराबर और sy है y1 के बराबर। अभी भी नहीं दिखा? नो सर, दिख गया। और sx का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो। बचपन में पढ़ा था ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वही बोल लो और बाद में x लगा देना सब इसको। अब बताओ x, ax कितना है बालक? सर वो नहीं याद। कान पकड़ के अपने जगह पे उठक बैठक करो और याद करो, ये x प्रोजेक्टाइल के केस में x हॉरिजॉन्टल लेते हैं हमेशा 0 होता है।
प्रोजेक्टाइल इज फ्री फॉल मोशन। प्रोजेक्टाइल में केवल एक ही फोर्स होता है mg, उसके कारण एक ही एक्सेलरेशन होता है g, और वो y के डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। बताओ ux का वैल्यू बोलो जल्दी। सर x cos थीटा। सर u cos आदित्य राय थीटा। बालक मैं 10 बार भी समझा लूंगा तो तुम जहां बैठे हो वैसे ही रह जाओगे, बोल नहीं रहे हो केवल। अभी भी नहीं समझ में आया? नो सर आ गया। अरे नहीं आया होगा। अब y1 बताओ। सर y1 होगा, हाँ बोलो, मैं सुन रहा a हूँ। की जगह माइनस जी लिख देंगे और उसमें सेम ही रहेगा। अन्य बोलो, मैं सुन रहा हूँ, आराम से बोलो, टाइम है मेरे पास, खूब टाइम है, आज एक ही चीज सिखाऊंगा। चलो y1 बोलो। सर इसमें लिखेंगे हम u1 sin थीटा 1 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो स्लो क्यों स्टार्ट करते हो? एक तो मैं खुद लेट रहता हूँ और उसके बाद तुम खुद लेट शुरू करते हो सोचना, ऐसे कैसे काम चलेगा? x1 y1 दोनों दिख गए या अभी नहीं दिखे? सर वो u1 sin थीटा 1 t नहीं होगा? हाँ सही बोल रहे हो बालक। अरे x1 y1 अब समझ में आया या अभी भी हाथ नहीं उठाओगे? तुम लोग थोड़ी देर सो लो, जिसके समझ में आया उठा दूंगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा। अर्नब, शोभित, सूरज, सर आ गया तुम लोग समझ भी- में। हाँ, सर आ गया अर्नब- समझ आया, समझ तो में। हैंड रेज नहीं हो रहा। अच्छा सूरज बालक तुम भी कुछ बोल लो। हाँ हैंड राइज हो गया, सही बात है। सर अभी किसी को समझाया फिर- आप समझ आया। किसी को फिर से यदि समझना हो तो बोलो, आज यही सिखाऊंगा। और लगे समझ में आ गया है तो बड़ी खुशी की बात, दूसरा पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से देखना। क्लास 9th में कभी कभी स्कूल जाते थे तो वहां पर एक सुना होगा, उम्मीद है, और नहीं सुना है तो मैं बोल रहा हूं, एक पत्थर को आसमान की तरफ फेंकते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई हाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है? वो भी बढ़ती जाती है, कम होती जाती है सर। कम होती जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको शॉर्ट में या और थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या बोला है? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को, और कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट होना। तो जब कोई पत्थर आप ऊपर की तरफ, ये दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं आज, तो जब कोई पत्थर ऊपर की तरफ आप उछालते हैं तो इसके एक ग्राउंड है और ग्राउंड से ऊपर की तरफ जब जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके जो लोएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है, उसके बाद बीच में किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 दिख रहा है, फिर उसके ऊपर किसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3 दिख रहा है। ये सारे जो सम होंगे वो एक जैसे होंगे क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी है। तो किसी भी मोमेंट पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, और वो कांस्टेंट रहेगा। और इसी से ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई एक कम होगा, जैसे ऊपर गया, तो ऊपर जाते वक्त हमने देखा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और ऊपर जाते वक्त हमने दूसरा क्या सोचा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये तो अलग अलग बात आप समझा रहे हो। एक बार कहते हो कि ke1 प्लस pe1 इक्वल्स टू ke2 प्लस pe2, और दूसरी बार लिख रहे हो pe1, ये ke1 माइनस ke2 इक्वल्स टू pe2 माइनस pe1। अच्छा देखना तो, ये जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व वाला आइडिया था उससे लेफ्ट साइड और राइट साइड में अब जो डाटा है उसे क्या लिख सकते हो? ke1 माइनस ke2 क्या कहलाएगा? लॉस या गेन काइनेटिक एनर्जी में? लॉस। लॉस क्यों? इनिशियल से यदि फाइनल वाला हटा रहे हैं मतलब लॉस हुआ है, पहले ज्यादा था बाद में कम था।
तो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो रहा है? गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये वैलिड कब है? जब कोई रेजिस्टेंस ना हो, कोई ऐसा फोर्स जो एनर्जी सिस्टम का छीन कर भाग जाए, ऐसा यदि मौजूद नहीं है तो ये रूल वैलिड होता है। ठीक है, तो सर ये दूसरा कंसेप्ट आप क्यों सिखा रहे हो? प्रोजेक्टाइल मोशन में इसकी नीड क्या है? हम तो प्रोजेक्टाइल जानते हैं भाई। आपके पास यदि कोई एक्स्ट्रा आइडिया है और वो आपको प्रोजेक्टाइल से कम टाइम में आपको रिजल्ट तक पहुंचा दे तो कष्ट थोड़े ना होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें इस आइडिया के कारण आप 1 मिनट में आंसर देंगे, और यदि आपने इस आइडिया को फॉलो नहीं किया तो शायद आपके 3 मिनट लग जाएंगे। तो ऑब्वियस है कि हम 1 मिनट वाले रास्ते को चुनेंगे। किसी क्वेश्चन के बनाने का कई रास्ता होगा, और उसमें से यदि एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रास्ता है तो पूरे फिजिक्स के लोग ये जानते हैं कि वो मिनिमम एफर्ट वाला वही रास्ता होगा। तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन यदि मैं आपको बता रहा हूं तो ये रोने मत लगना कि सर मैंने तो नहीं, तुम्हें क्लास हुआ, बारिश हो रही थी नहीं गया। अभी देख लो ध्यान से, और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ाते वक्त एक बार और चर्चा कर लेंगे। उसमें बारिश हो रही होगी तो ऑनलाइन क्लास में अटेंड कर लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ चेक करो, एक पत्थर को मैंने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। हमने आपको एंगल वैंगल कुछ नहीं बताई, और मैं जानना चाहता हूं कभी ना कभी ये 4 मीटर के ऊंचाई पे तो गया होगा, बहुत तेज फेंका है मैंने, वहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी ये मैं जानना चाहता हूं। क्वेश्चन ध्यान से देख लो कि हमने एक पत्थर फेंके और जब वो 4 मीटर के ऊंचाई पे पहुंच के जा रहा है उस समय स्पीड हम जानना चाहते हैं। तो आप कहोगे कि सर प्रोजेक्टाइल चैप्टर हमने पढ़ा, एक्स कंपोनेंट निकालूंगा, वाई कंपोनेंट निकालूंगा। अरे सब कुछ निकाल लो, लेकिन यहाँ थीटा भी नहीं है, ध्यान रखना, टाइम भी नहीं पता उस साइड पे कब था। लेकिन आप जा सकते हैं उस रास्ते पे, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, सॉल्व करने के लिए मैं A to B बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और मैं लिखूंगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस का मतलब हाफ m20 स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, और गेन का मतलब mgh। h हाइट ऊपर आया है, देखो देखो देखो, ये h भी हमने भगा दिया। यहाँ देखना 20 के बदले u लिख देता हूं, जिससे कि मैं उसका एक फॉर्मूला वाला फॉर्मेट दे सकूं आपको। u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ध्यान से देखना, u स्क्वायर माइनस 2gh ये हो गया v स्क्वायर, और v का वैल्यू v स्क्वायर बराबर आपके सामने आ रहा है u स्क्वायर माइनस 2gh। अरे ये फॉर्मूला तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में देखा था, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये माइनस 2gh आया क्योंकि ऊपर गया। तो आपने ये फॉर्मूला लिखना जब है प्रोजेक्टाइल में, कतई मत कहिएगा कि मैंने काइनेमेटिक्स, मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन का फॉर्मूला लिखा। आप कहिए मैंने एनर्जी कंजर्वेशन का लिखा है, क्योंकि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन से ये रिलेशन आ रहा है। क्योंकि आप डायरेक्ट एक कर्व पे थोड़े ना ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये कहाँ लगाते हैं, या तो x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, कर्व पे तो लगा नहीं सकते। तो ये फॉर्मूला कैसे लिख देंगे? तो ये फॉर्मूला आप कहिएगा कि ये एनर्जी कंजर्वेशन से आया है। लिख वही रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन मोशन में था। और वर्टिकल हाइट के कारण ही स्पीड बदल रहा है। हाइट जितनी बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। कॉमन सेंस। तो ये आप ध्यान दीजिए और बताइए, ये क्या फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा हाइट के लिए? यदि ऊंचाई बढ़ा मतलब आप जहां से प्रोजेक्ट करते हैं उससे ऊपर किसी पॉइंट की बात कर रहे हो तो जरूर स्पीड कम होगा, तो v कम होगा u से। और जहां से प्रोजेक्ट किया उस हाइट, उस लेवल से नीचे कहीं गेंद गई, आप 3rd फ्लोर चले गए विज्ञान के बिल्डिंग के, और ऊपर से आपने गेंद फेंका, तो वो ऊपर जाके फिर ग्राउंड की तरफ भी जाएगा। तो आपके लेवल से यदि वो 5 मीटर नीचे कोई स्पीड पूछे तो स्पीड आपके प्रोजेक्ट किए गए स्पीड से ज्यादा होगा। उस समय आप क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, क्यों? क्योंकि आपके लेवल से जब वो नीचे कभी है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा आपने जहां फेंका था उससे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक बढ़ गया।
और एच कौन सा लेंगे, आपके लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना नीचे होगा बॉल वो वाला एच लेंगे, और क्या यूज करेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2gh वी स्क्वायर के लिए। और यदि आपके लेवल से ऊपर है बॉल तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2gh होगा। जिन लोगों के समझ में आया हैंड राइज कर ले प्लीज। सारे प्रोजेक्टाइल में वैलिड है, क्यों, क्योंकि हम तो एनर्जी कंजर्व देख रहे हैं ना, और एजम्पशन क्या लिया है, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एजम्पशन 3 ही था तो एक लिख लीजिएगा वहां, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस चौथा एजम्पशन। प्रोजेक्टाइल के केस में सब कोई वो शुरू में जब पिछले लेक्चर में लिखवाया था 3 आपके केसेस की, अर्थ को फ्लैट मानते हैं, जी को कांस्टेंट मानते हैं स्मॉल जी को, और वही एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपके जो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन हैं इन जनरल सब में मान के चलेंगे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड रहेगा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं पाथ के किसी भी 2 पॉइंट को लेके। हाँ वेट कर लो, वो यदि जिनको ये रास्ता पसंद आ गया पहले वो ट्राई कर लो ये एग्जाम्पल। अब यदि इस एग्जाम्पल में आंसर देना है मुझे तो पहले आंसर दे लीजिए। v के लिए क्या वैल्यू लिखने वाले हैं आप, अंडर रूट, ये सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का लिख दे रहा हूं, v इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू कितना है 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 4, ये हो गया 400 माइनस 80, ये हो गया 320 स्क्वायर रूट पे, यही हो गया मीटर पर सेकेंड, ये होगा स्पीड। ये क्वेश्चन यदि समझ में आए तो देखिए, यहां हम प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था और प्रोजेक्टाइल छोड़ के कुछ और अप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। आपको पहले भी मैं बताऊं कि कोई हमने दीपक पे हाथ रख के शपथ नहीं लिया कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है तो दूसरा कंसेप्ट नहीं यूज करूंगा। यही आपकी खासियत है कि क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, आप कोई भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं जो क्लास 1 से अभी तक पढ़ा है या कुछ अगले वाले क्लास का भी पढ़ लिया है, वो भी लगा दो, कोई रोकेगा नहीं आपको। ठीक, अब यहाँ कुछ बच्चों के डाउट हैं कि सर मैं इसको प्रोजेक्टाइल से ही बनाऊंगा वरना मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा। यदि ये हाल है तो मैं कहूंगा मत छोड़ो, ये भी करके देख लो। ध्यान से देखो, v क्या होता, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहाँ तुम्हें थीटा है, u दिया गया है, वी एक्स किसके बराबर होता, यू एक्स के बराबर होता, यू कॉस थीटा देख लो, और वी वाई किसके बराबर होता, वी वाई किसके बराबर होता, ये हमें नहीं पता। तो एक काम करो ना, एलोंग ये a टू b देख रहे हैं, a टू b एलोंग y एक्सिस, एलोंग y एक्सिस, ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एक ही बार लिखेंगे लेकिन इसका यूज कभी करेंगे नहीं, देख लें केवल। देखिए, आप यदि देखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, हम सीधे लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy। अब मुझे बताइए, वी वाई स्क्वायर लिख रहे हैं, यू वाई स्क्वायर के बदले क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पसंद आया, माइनस 2gh पसंद आ गया, माइनस जी क्यों, क्योंकि वर्टिकल डाउन होगा, और वाई एक्सिस किधर है, ऊपर है, तो वी वाई में आपने लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये वी वाई स्क्वायर हो गया। अब हमें कौन सा चाहिए था, हमें चाहिए था v कैसे हमने सोचा है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब फिर से आते हैं, वी एक्स स्क्वायर देखिए ध्यान से क्या लिखिएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वी वाई स्क्वायर क्या लिखिएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अब मुझे बताइए यहाँ कितना दिख रहा है स्क्वायर रूट में, मुझे बताइए क्या साइन स्क्वायर थीटा आप साथ ले लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं आप सब कोई, कितना हो जाता है 1, तो कितना आया आपके पास यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो या तो आप इतने पापर बेलो, या सीधे एनर्जी कंजर्वेशन सोचो, या सीधे काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला है मन में किताबों कॉपी पे लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या बाय प्रोजेक्टाइल, दोनों से तो यही आ रहा है।
बाय प्रोजेक्टाइल एनालिसिस, प्रोजेक्टाइल मोशन एनालिसिस। थीटा कट गया, आपने एज्यूम किया था, टाइम का भी यूज नहीं हुआ, तो निकल के चला आया आपके पास भी कितना, यू स्क्वायर माइनस 2gh, स्क्वायर रूट में ले लो तो भी आ गया। सर हाँ बोलो, सर हम लोग कब प्लस 2gh लेते हैं? फिर से बोलो। आपने पिछले पेज में बताया था ना, वो कंजर्वेशन ऑफ हाँ एनर्जी हाँ, में। वेट कर लो, एग्जाम्पल मिल जाएगा, अभी छपाई कर लो जल्दी से, ये स्क्रीन पे जो है, स्क्रीन पे जो है वो छपाई कर लो और लिख दो मेथड टू, मेथड टू फाइंड, किसके लिए, टू फाइंड भी। रिजल्ट तो एक ही है, लेकिन ये तरीका अलग है। यहाँ हमने प्रोजेक्टाइल के बेसिक्स अप्लाई किए, एक्स कंपोनेंट अलग, वाई कंपोनेंट अलग, भी निकाला, फिर वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट लेके भी निकल के चला आया फाइनल रिजल्ट। ये लिख लिया सबने? सर नहीं, एक सेकंड। अरे आराम से लिख लो, कहानी बाद में पका लेना। किसका थीटा चाहिए इस टाइम पे, टी पे सोचो ना, यदि तुम वेक्टर्स जानते हो तो तुम्हारे पास मान लो लिखा हुआ है v बराबर वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप, बताओ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये वेक्टर, tan थीटा वी वाई बाय वी एक्स। अरे ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर लो, या तो वी एक्स वी वाई, क्यों नहीं, तुम cos थीटा यूज करो बालक। कैसे, cos थीटा बराबर वी एक्स बाई भी लिखना आ गया, वी एक्स कॉन्स्टेंट होगा तो वी एक्स बाई वी लिख सकते हो, या तो cos थीटा लिख लो, या tan थीटा लिख लो, या sin थीटा लिख लो, कोई भी लिख सकते हो, तीसरा चौथा कोई रास्ता नहीं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि कभी कहता है कि पार्टिकल 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से मूव करने के, जो पार्टिकल का डायरेक्शन है, इसका मतलब वो चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई कंपोनेंट बराबर होगा वेलोसिटी का। अरे 45 डिग्री पे तभी तो आता है वेक्टर, 45 डिग्री पे वेक्टर कब दिखता है, जब एक्स और वाई कंपोनेंट सेम होते हैं। एक्स और वाई कंपोनेंट सेम नहीं होंगे तो वो 45 डिग्री पे नहीं दिखेगा। ये बात समझ में आई सबके? Yes. ओके, अरे छपाई कर लिया ये स्क्रीन, यस सर, कर दिया। यहाँ चेक करो, क्वेश्चन बताओ, इसके क्वेश्चन के आंसर बताना। ये मैंने 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है और थीटा बीटा दे भी दिया तो भी छूना मत थीटा को। ये आपको बताना है कि 6 मीटर के ऊंचाई पे यदि कभी गया होगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, नहीं गया होगा तो इमेजिनरी आ जाएगा। 6 मीटर के ऊंचाई पे स्पीड बताओ कितनी होगी? √780 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए, इस एग्जाम्पल के सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे? सीधे सीधे फॉर्मूला, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी COE। क्या लिख दोगे? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर हो गया 900 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 6, ये हो जाएगा 900 माइनस 120 स्क्वायर रूट में, दैट इज v, और ये हो गया स्क्वायर रूट में 80, 780। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब इसमें यदि हम एक्स कैप कर रहे हैं, वाई कैप ढूंढ रहे हैं, तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अरे एक बार समझ में आ गया कि एनर्जी कंजर्वेशन से बनेगा तो बनेगा, चाहे वो बॉल ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो। इसका मतलब ये भी समझ लो कि 6 मीटर पे यदि इसको राइट साइड में भी देखोगे, 6 मीटर के ऊंचाई पे यदि इसको राइट साइड में भी देखोगे तो स्पीड वही आने वाला है, एक ही हाइट पे एक ही जैसा स्पीड रहेगा, ये भी समझ लो। ये बात समझ में आई? और हॉरिजॉन्टल से बनने वाला फिर इसका एंगल भी एक ही जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको बताया था कि cos अल्फा लिखते तो vx बाई v आता, vx सेम ही होता है, v सेम ही है, तो vx बाई v cos अल्फा भी सेम ही आएगा। एक ऊपर है x एक्सिस से, नीचे है, सेम हाइट पे स्पीड क्या दिखा हमें? सेम, चाहे बॉल ऊपर जा रहा हो चाहे उसी हाइट पे नीचे आ रही हो। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। लोगों के समझ में आ गया? प्लीज एक बार हैंड राइज कर दें, आप लोग भी हैंड राइज कर दें। सर एक बार आप ये वापस करा सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, एक बार फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, हाँ बोल दो।
वापस से वही फॉर्मूला लगाना है। और हाइट एक ही है तो स्पीड भी एक ही जैसा होगा, चाहे वो बी वाला पोजीशन हो चाहे वो सी वाला पोजीशन हो, एक ही जैसे हाइट के हैं तो स्पीड एक ही जैसा होगा और उसके कारण एंगल भी एक ही जैसा दिखेगा। हॉरिजॉन्टल से एक ऊपर जाता हुआ उतने ही एंगल पे हॉरिजॉन्टल से सी वाले पॉइंट पे नीचे आता हुआ। बालक सुन लिया आदित्य? ये एंगल वाला एक और बता। अच्छा ये बताओ, भी सेम है ये समझ में आ गया तुम्हारे? यस सर। और कॉस अल्फा लिखना क्या सिखाया है? कॉस अल्फा कैसे लिखते हैं? यदि तुम्हारे पास एक्स वी एक्स बाई वी से लिख सकते हो। एक इंटरनेट का होगा, एक इसका होगा। ठीक है, अभी आएगा तो कर लेंगे। यहाँ इस बात को समझिए, यदि कभी आपके सामने भी आया है, ये चित्र बना लेना सब कोई, वी एक्स वी वाई और ये वी, ये है अल्फा। थोड़ा इस चार्जर को लगाओ, यहाँ पे ऑप्शन है क्या? ये 3 किसका है? स्पीकर का हटा लो। ये यहाँ पर 10 अल्फा कितना होगा? वी वाई वी एक्स। बाई वी एक्स। यदि कोई साइन अल्फा लिखना चाहे तो वी वाई बाई वी, और कॉस अल्फा लिखना चाहे तो वी एक्स बाई वी। अच्छा, वी एक्स और वी यदि सेम है दो पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा, ये बी पॉइंट है और उसी हाइट पे ये सी पॉइंट है, दोनों जगहों पे ये एक जैसा है। यदि ये एक जैसा है तो दोनों जगहों पे हॉरिजॉन्टल से बनने वाले एंगल के बारे में बताओ, ये अल्फा एक जैसा होगा या अलग अलग? पूछो मुझसे आदित्य। सेम। सर एक्स कंपोनेंट क्यों एक जैसा होगा? आदित्य राय, एक्स कंपोनेंट क्यों एक जैसा होगा ये मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। क्योंकि ए एक्स 0 है इसलिए एक्स कंपोनेंट हर एक जगह एक जैसा होगा। ओके, यस सर। तो इसीलिए कॉस अल्फा तुम्हें दिख रहा है ना, वो कॉस अल्फा का वैल्यू चाहे बी पॉइंट पे देखोगे चाहे सी पॉइंट पे देखोगे एक जैसा आने वाला है। अब ये टाटा बाय बाय हो गया। अरे अच्छा ठीक है, ओके है, ये आइडिया कॉस अल्फा दिख रहा है। एक बार दिखा देता हूँ, हाँ वेट कर। ये दोनों सेम हाइट पे होने चाहिए तभी। वी वाई भी एक ही जैसा होगा दोनों जगहों पे, क्योंकि वी वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर। आर के यार, इस पे थोड़ा रोशनी आने वाली है, आ जाएगी। जिनके समझ में नहीं आया है हैंड राइज करें प्लीज, एक बार मैं हटाता हूं। हाँ, जिनको फिर से समझना है चित्र देखिए आराम से और उसके बाद मुझे कहिए कि सर इसको 3 बार और समझाओ। समझाता। अच्छा, जिनके आ गए समझ में वो हैंड राइज कर लो, तो बाकी सारे निकल आओगे किनको फिर से समझाना है। ये चित्र बना लिया? हाँ बना। अरे रुको यार, फिर से लिख के समझाता हूँ। एक पत्थर को मान लो प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, जब हम आ गए एच हाइट पे, तो एच हाइट पे दो जगह हम देख रहे हैं अपने आप को,
एक बी पे और एक सी पे। और बी पे जो स्पीड वी होगा वो लिखना हम सीख चुके हैं, यू स्क्वायर माइनस 2gh। और ये सी पे भी वही लिखेंगे, वी यू स्क्वायर माइनस 2gh। और ये जो वेक्टर होगा ना, इस वेक्टर के तो दो कंपोनेंट आप देख रहे हो ना, ये एक vx और ये एक vy। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये मान लो ये अल्फा 2 है, और यहाँ पे भी दो कंपोनेंट आप देखो, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर दो, ये vx और ये vy। अब मुझे ये दो एंगल दिख रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2। अब बताओ cos अल्फा 1 मुझे क्या लिखना चाहिए, वेक्टर्स के बेसिक रूल को फॉलो करके, बी वेल एट बी cos अल्फा 1 क्या हो जाएगा, vx by v। और एट सी cos अल्फा 2 क्या हो जाएगा, vx by v। vx सेम है, v सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इंप्लाइज दैट अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2। एक ही हाइट पे स्पीड भी सेम होगा और एक ही हाइट पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी सेम होगा। एक ही हाइट पे जो स्पीड होगा और एक ही हाइट पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी सेम होगा। अब बाकी स्टूडेंट के भी ये समझ में आ गया? यस सर आ गया। यहाँ एक काम करिए आप लोग, ये एक टावर है और इस टावर से आपने 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। और ये हाइट दिया गया है 15 मीटर। ये पार्टिकल ऐसे जाके जमीन पे कभी ना कभी तो गिरेगा, तो जमीन पे गिरते समय इसका स्पीड क्या होगा टकराने से तुरंत पहले, एक तो ये बताना है। और ये ए से यहाँ बी तक का टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है जिसे। और यदि आप अच्छे मूड में हैं ही, इतने अच्छे मूड में, तो यहाँ पर ये रेंज भी बता दीजिएगा। और रेंज का यदि आपने कहीं फॉर्मूला लगाने की सोची तो पहले दिमाग से निकाल देना, वो फॉर्मूला रिजर्व है ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए। यहाँ आपने ये बिल्डिंग के ऊपर से थ्रो किया है, बिल्डिंग के ऊपर से थ्रो किया है बॉल को, और ये है हॉरिजेंटल। तो अब ये एक लेवल और आप इंप्रूव करिए, और अभी अभी जो सीखा उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सॉल्व करते वक्त पिछला कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए टू बी। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और u से ज्यादा होगा v या कम होगा, प्लस 2gh। ज्यादा होगा क्योंकि ग्राउंड जहां से थ्रो किया उससे नीचे आई है बॉल, तो प्लस 2gh। यू स्क्वायर कितना हो गया, 400 प्लस 2 इंटू 10 20 इंटू एच। यहाँ पर माइनस माइनस आप यदि सोच भी रहे हैं तो जी भी माइनस आएगा, एच भी माइनस आएगा, दोनों मिल करके वो प्लस में आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस 2gh तो 20 इंटू 15। अच्छा दिख ही नहीं रहा, ऊपर लिख दे रहा हूं। ये आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी के लिए ए टू बी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी अभी आइडिया था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। स्पीड इंक्रीजेस, आपको यदि पता है स्पीड बढ़ गया होगा तो प्लस 2gh कर लो, आपको पता है घट गया होगा तो माइनस 2gh कर लो। ये तो ए से बी तक आते आते बढ़ेगा। ये कितना हो गया, 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15, 400 प्लस 300, ये 700। v का वैल्यू स्क्वायर रूट में 10 रूट 7 मीटर पर सेकेंड।
यदि आप लोगों को किसी को डाउट हो तो बताओ। इसमें +2GH क्यों दिया? पूरे फिजिक्स में यदि 4 रास्ते हो और उनमें से एक एनर्जी कंजर्वेशन है, तो ये सारे किताब अच्छे जो राइटर्स हैं लिखेंगे कि वो इजीएस्ट मेथड होगा, और आप करके भी देखोगे तो पता चलेगा। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो? सर +2GH क्यों दिया? बहुत बढ़िया। -2GH करोगे तो भी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? अरे अपने हाथ के उंगलियों को देखो, सबसे बड़ी उंगली पहचान पाते हो? जल्दी से अपने हाथ की उंगलियों को देखो, सबसे बड़ी उंगली कौन सी है? तो बड़ा और छोटा का मतलब पता है ना? यस सर। तो ए से बी पर आएगा गेंद, तो स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बस बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। अबे अकल क्यों लगाते हो जहां जरूरी नहीं है? गजब है यार। शुरू में तुम ही पूछे थे ना कि क्यों बढ़ेगा सर, एक एग्जांपल बताओ। अब देख के तुम्हें खुद लग रहा है बढ़ेगा, फिर भी अटक गए कि सर मैं तो माइनस छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लिया है। अब ऐसे नहीं पकड़ते। बगल में देखो क्या कह रहा हूं, या तो पूरा प्रोजेक्टाइल लगा लो 5 मिनट इसी क्वेश्चन में, और नहीं तो अकल लगा लो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना है। यदि तुम्हें लगता है स्पीड घट गया तो -2GH, और बढ़ गया तो +2GH। यार बढ़ना और घटना जो है दुनिया का सबसे सिंपल आइडिया है। जो बच्चा या जो व्यक्ति कभी यदि अस्वस्थ हो जाता है और चेक करना पड़ता है कि उसका दिमाग काम कर रहा है या नहीं, तो बड़ा और छोटा पूछा जाता है। यदि उसमें अंतर यदि कर लेता है, इसका मतलब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि तुम कहोगे कि पढ़ के बताओ ABCD, और बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया तो कैसे पढ़ के बताएगा? लेकिन बड़ा और छोटा सबको पता है, चाहे वो कभी स्कूल गया हो चाहे नहीं। तो बड़ा और छोटा तो अंदाजा करो। यदि ग्राउंड लेवल जहां से थ्रो किया उससे नीचे आए तो स्पीड बढ़ेगा, और जहां से थ्रो किया उससे ऊपर गए तो स्पीड घटेगा। घटेगा तो -2GH, बढ़ेगा तो +2GH। ओके यस सर। भाई, इससे आसान क्या किया जाए? इससे आसान नहीं करके इससे टफ वाला रास्ता चुन लो कि एक्स कंपोनेंट अलग निकालूंगा, वाई कंपोनेंट अलग निकालूंगा, फिर भी निकालूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं यही करूंगा। तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं भी कई मेथड में ऐसे ही स्टिकी रहता हूँ कि मेरा यही रास्ता होगा, चाहे लंबा हो या छोटा। तो तुम प्रोजेक्टाइल का वो रास्ता चुन लो, और नहीं तो अभी एक पार्ट अभी बाकी है, कहानी खत्म कहाँ हुआ है? अभी पत्थर फेंका, टाइम तो निकाला ही नहीं। टाइम बताओ, सर टाइम के लिए क्या सोच रहे हो तुम लोग? सर इसमें हमने हाइट 15 के लिए हमने वेलोसिटी तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड निकाली है। चलो फिर से बोलो क्या कह रहे हो? सर वी तो हमने वो तब निकाला है जब वो जस्ट बिलो मतलब ग्राउंड को हिट करने और क्या, से तो जमीन में जाके बैठ जाएगा तब भी क्यों पूछूंगा यार? इतना बेवकूफ क्वेश्चन बनाऊंगा मैं? हैं? नहीं सर टकराने से पहले ही तो पूछूंगा। सर वही हाइट 15 मीटर जैसे हाइट 15 मीटर? तो टकराने के टाइम पे क्या बॉल की रेडियस का ऊंचाई ढूंढ रहे हो? फुटबॉल फेंका है, छोटा सा बॉल फेंका है, 15 मीटर के बदले तुम कितना लेना चाहते हो? 14.9 तो ले लो। अभी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते। कोई 15 मीटर दिख रहा है ना कि ऊंचाई कम हुआ, तो तुम उसमें से क्या घटा लोगे? बॉल का साइज देख रहे हो? गजब है। और बॉल यदि टकरा गया जमीन से, फिर तुमसे मैं वेलोसिटी क्यों पूछूंगा? मुझे खुद ही पता है, रुक गया बॉल, 0। तो तुम लोगों को तो पता चल गया यार, टकराने से पहले का स्पीड है, टकराने के बाद मैं क्यों स्पीड पूछूंगा? सर टकराने के बाद बाउंस किया और चौथे बाउंस के बाद स्पीड बताओ। बस अभी नहीं बताऊंगा। कोलिजन चैप्टर पढ़ लोगे तो चौथे क्यों 40 में टक्कर के बाद का भी स्पीड बता दूंगा, लेकिन अभी उसके लिए वेट करो। कोलिजन चैप्टर अभी टक्कर नहीं हुआ है, टक्कर के जस्ट पहले 15 मीटर नहीं लोगे तो 14.9 मीटर ले लेना, 14.9999 मीटर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हे राम, अरे टाइम भी निकालना है यार, आगे तो बढ़ने दो। टाइम कैसे निकालेंगे ये बताओ आप तुम लोग। 1 सेकंड। तो ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला एक, SY इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। अब कहोगे तुम कि सर मुझे तो S दिख ही नहीं रहा, तो मैं ग्रीन कलर का S दिखाता हूं A से B। और जब S दिख गया तो उसके ट्रायंगल लॉ से दो कंपोनेंट देखो, SY और SX, और मुझे बताओ SY का वैल्यू क्या आंखों से दिख रहा है चित्र में आपको?
देखिए तो डायग्राम, SY का वैल्यू बताइए 15 ना, -15। -15 हाँ, ऊपर यदि आपके प्लस y एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल प्लस x एक्सिस है तो क्या होगा ये -15। अच्छा UY के बारे में बताओ, 20 sin 30 ये प्लस में होगा इंटू t और +1/2 माइनस g इंटू टी स्क्वायर। पूछो माइनस g क्यों? क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। सर इतनी बातें एक चित्र में बताओगे तो मैं नहीं समझूंगा। कोई बात नहीं, मैं फिर से चित्र बनाता हूँ, घबराओ मत। सर 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया 30 डिग्री पे, ये जमीन तक कितनी देर में आया ये हम ढूंढना चाहते हैं। तो ए से बी, यहाँ पहले x चुन लो, y चुन लो, +y + x आंखों के सामने है। अब तुम डिस्प्लेसमेंट देखो और डाटा नोट करो। डिस्प्लेसमेंट देखो पहले। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको SY दिख गया, SX दिख गया। अब आप क्या क्या नोट करोगे ध्यान से देखो। इस रास्ते पे एक्सेलरेशन कहीं भी देखो G ही दिखेगा -y की तरफ। तो डाटा कैसे नोट करेंगे? A to B along y एक्सिस। और क्या नोट करने वाले है उसमें? UY, AY, VY, SY, T। UY देखो लिख रहा हूं 20 sin 30 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। AY लिख रहा हूं -g -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। VY हमें अभी नहीं पता, लापता है। SY हो गया h के बराबर, ये कितना -15 मीटर। -h क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, वर्टिकल डाउन है, आपने वर्टिकल अप माना है प्लस। ये t यही हम ढूंढ रहे हैं। अब फॉर्मूला जानता हूं मैं, SY = UYT + ½ AYT स्क्वायर। SY का वैल्यू लिखो -15, UY का वैल्यू लिखो 10, t + ½ -10 इंटू टी स्क्वायर। ये हो गया -15, 10t -5 टी स्क्वायर। 5 को कैंसिल करो, -3 = 2t - t स्क्वायर। t स्क्वायर -2t - 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके आप लोग? रूट्स बता दो मुझे जल्दी से। ±√b² - 4ac/2a। और ये आ गया हमारे पास t का वैल्यू 2, 16, 4, 4 2 6, 3 सेकेंड। और दूसरा आ जाएगा -1 सेकेंड। तो माइनस वाला अपने काम का नहीं है, आंसर हो गया 3 सेकेंड। तो टाइम जो हो गया A से B तक का, ये हो गया 3 सेकेंड। मजे लो। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। हाँ बताओ। सर UY 20 sin 30 के लिए, हाँ फिर से बोलो। Y sin 30 के लिए। sin 30 1/2 होता है तो सर UY कैसे आपने बताया? भाई। U दिख रहा है, आंखें खुली हुई है, और आंखें खुली है तो बताओ तो UX कितना होगा, UY कितना होगा? तो UX होगा U cos 30 और UY होगा U sin 30। तो वही तो मैंने लिखा है, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? वही लिखा है या नहीं लिखा है? यस सर। तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अच्छा मुझे ये बताओ, I कैप J कैप में एक्सलेशन क्या लिखेंगे? I कैप J कैप में एक्सलेशन क्या लिखेंगे? हाँ I कैप J कैप -g I कैप या g J कैप या g J I कैप, क्या लिखोगे? -g I कैप j कैप। इसलिए वो माइनस। बॉल कहाँ जा रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं, एकदम इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अब 9th में नहीं हूं। मुझे पता है कि जिस वेक्टर में +j कैप रहेगा उसका वैल्यू प्लस लिखूंगा, और जिसमें -j कैप रहेगा उसका वैल्यू माइनस लिखूंगा। ओके, ये क्लास 9th नहीं है अब। अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन है -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी कंडीशन में, एक रैंडम स्टेटमेंट है, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? सर वेलोसिटी की डायरेक्शन। हाँ, जब तक वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हम नहीं बोलेंगे, 11th में है। ये डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। यदि वेलोसिटी भी निगेटिव है तो स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्पीड घटेगा। अब हम सोचते हैं
कि यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के साइन एक जैसे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक जैसा होगा तो स्पीड बढ़ेगा, दोनों के साइन एक जैसे नहीं है तो स्पीड घटेगा। जिन लोगों को ये टाइम निकालना थोड़ा समझ में आ गया वो हैंड राइज करो। सक्षम, पार्थ, आदित्य, मिश्रा, सर आ गया। पार्थ, एक एग्जांपल और चेक करिए। मैं ये हटाऊं? रेंज रेंज भी चाहिए, पा रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रेंज के लिए याद करो A to B, Sx इक्वल्स टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। UX कितना है 20 cos 30 इंटू टाइम कितना है 3 सेकेंड प्लस 0, क्यों? क्योंकि एक्सलेशन 0 है, AX 0 है। ये कितना हो गया 10√3 इंटू 3, 30√3 मीटर। यही हो गया रेंज, हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज। अरे किसी किसी को छोटा लिख दूंगा तो समझ में नहीं आता, ये बड़ा सबके समझ में आ गया ना। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बड़ा बढ़िया है। हॉरिजेंटल रेंज आ गया 30√3 मीटर। तो हम फॉर्मूले से नहीं बता सकते। कौन से फॉर्मूले से? जो फॉर्मूला था वो कहाँ गेंद फेंकते थे? ग्राउंड से। और कहाँ आता था? ग्राउंड पे। क्या ये ग्राउंड से ग्राउंड पे है या बिल्डिंग से ग्राउंड पे है? और इसमें वो फॉर्मूला थोड़े लगाओगे, किसी भी चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ेंगे कहीं भी लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा सावधानी बरतो, चेक करो। टावर टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। मैं फिर से हेडिंग देके समझा देता हूं। टावर टू ग्राउंड यदि है तो कैसे काम करेंगे, देखिए ध्यान से। टावर के टॉप से हमने थ्रो किया कोई ऑब्जेक्ट और ये ऐसे जमीन पे आया। आपसे यदि A B, यहां पर एक पॉइंट मैं लिख लेता हूं C और यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं D। तो जब ये इस तरह के क्वेश्चन कोई आते हैं तो आपको सबसे पहला काम करना है एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस डिसाइड कर लेना। आपके इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है? हाइट अवेलेबल है टावर का, यू दिया गया, थीटा दे दिया गया। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि डी पे स्पीड बताओ टक्कर होने से पहले, डी पे एंगल बताओ कितने एंगल पे जाके बॉल टकराया, डी पे डिस्टेंस बताओ टावर के बेस से कितना है, डी तक जाने में टाइम कितना लगा, और यही सब तो कुछ पूछेगा। तो यदि आपको ये अंदाजा है तो आपसे यदि कोई पूछता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज, पहले तो देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको दिखने लगा, डिस्प्लेसमेंट के दो टुकड़े दिखने लगे, SY और ये SX। आपको हॉरिजॉन्टल रेंज यदि कहेगा तो इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज देखिएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज SX। टाइम निकालने के लिए कह देगा, बॉल जब ये टकरा रहा है तो टकराते वक्त इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से बनने वाला, ये अल्फा कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये सब कुछ पूछ सकता है आपसे। टाइम A से B तक आने का, A से D तक आने का कितना हुआ, ये पूछेगा आपसे।
तो इन सब के लिए कैसे काम करेंगे? तो पहले ये डायग्राम बना लो अपने अपने कॉपी पे, एक बार कंसेप्ट को और समझ लो। बता दूंगा, वेट कर। और वैसे ही उसमें तुम निगेटिव नोट कर लेना, निगेटिव नोट कर लेना, नीचे फेंक देगा तो क्या दिक्कत? मत लेना, केवल निगेटिव लिख लेना सीधे। यहां तक का चित्र आप अपने अपने कॉपी पे बना लें। अब मुझे बताइए कि क्या ए से बी सोचने के लिए तैयार हैं आप? ए टू बी नहीं, ए टू डी, ए टू डी। तो ए टू डी में फिर दो पार्ट करना होगा आपको, along x एक्सिस और दूसरा along y एक्सिस। along x एक्सिस में कौन कौन है चेक करिए तो, ux, ax, vx, sx, t। और along y एक्सिस में भी कौन कौन होगा, uy, ay, vy, sy, t। तो आपने ux uy देखा, u cos थीटा, u sin थीटा। ay ax देखा, 0 माइनस जी। vx vy देखा, u cos थीटा, ये अभी नहीं पता। sx देखा, यही रेंज जैसा कुछ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, नहीं पता मुझे। और sy ये दिख रहा है माइनस एच। माइनस एच क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्टेड है इसलिए। टाइम, यही टाइम ए से जो डी है इसे हम मान लो ढूंढ रहे हैं। तो अब क्या लगता है आपको, टाइम के लिए कौन से साइड का डाटा आप चुने तो ठीक रहेगा? तो लेफ्ट साइड वाला एक्स वाला तो बेकार है, टाइम उससे नहीं निकल पाएगा। तो राइट साइड वाला चेक कर लो, राइट साइड वाला चेक कर लो। तो राइट साइड वाले में कौन सा फॉर्मूला आपको लगता है ऐसे केस में ज्यादा हेल्पफुल होगा? तो ज्यादा हेल्पफुल इस केस में दिख रहा है एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आपको भी पता करने के लिए बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए टू डी डायरेक्ट लिख दो, ज्यादा पंगे मत लो। v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और यदि आपको cos अल्फा याद आ जाए, cos अल्फा याद करो, क्या लिख देते थे, vx by v या vx by v। vx लिखना जानते हो, तुरंत निकल आएगा cos अल्फा। tan अल्फा में जाओ ही मत। फिर भी हम सर vy निकालना चाहते हैं, तो vy स्क्वायर हो जाएगा uy स्क्वायर प्लस 2ay। आप इसे भी यूज कर सकते हो vy निकालने के लिए। और यदि निकाल लोगे तो tan अल्फा भी लिख सकते हो फिर चाहो तो, क्योंकि tan अल्फा आपको पता है लिखा जाता है vx by vy by vx। आप tan अल्फा भी निकाल सकते हो आपका मन करे तो, नहीं तो डायरेक्ट cos अल्फा से निकाल सकते हैं, काम चल जाए। तो ये x और y टुकड़े में करके सोचने का ये तरीका समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? tan अल्फा वाला क्वेश्चन है। हाँ, tan अल्फा जिस दिन वेक्टर सीख जाओगे उस दिन समझ में आ जाएगा। यदि तुम्हें वेक्टर का vx दिया गया, vy दिया गया है, तो tan अल्फा कैसे लिखते हैं बालक? भूल जाते हो यार, ऐसे क्यों भूलते रहते हो? बड़ा बेवकूफ। देखो यहाँ पैरेललोग्राम एक लॉ बार पिछले वाले पेज पर ना, बाद में जाएंगे। देखो यहाँ vx vy और v तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा होगा। वेक्टर कहते हैं तो भूल क्यों जाते हो? हर एक 2-5 मिनट पे सर मैं tan अल्फा ही भूल जाता हूँ, बेवकूफ। चेक करो यहाँ पहले, ये वेक्टर का एक vx कंपोनेंट,
ये वी वाई कंपोनेंट और ये भी दिख रहा है। बताओ यहाँ क्या वेक्टर वी वाई वी एक्स एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम कभी देखते ही नहीं हो वेक्टर यदि कहा जाता है तो। यदि वी एक्स वी वाई भी लिखा हुआ है तो क्या तुम्हें एक ट्रायंगल नहीं दिखता है राइट एंगल? तो दिखता है। कहाँ दिखता है? हमेशा तो अटक जाते हो सर मुझे अल्फा ही नहीं पता। बताओ टेन अल्फा कितना लिखोगे? सर वी बाई बाई कॉस अल्फा कैसे लिखोगे? सर वी बाई बाई साइन अल्फा कैसे लिखोगे? अब भूले तो उठक बैठक करवा दूंगा वीडियो ऑन करवा के। अब यदि भूलते हो तो बहुत डांटूंगा, ध्यान रख लो इसको, चित्र पे बनाओ, कम से कम 10 बार बनाओ कॉपी पे। कोई भी वेक्टर होगा, एक्स कंपोनेंट पता है, वाई कंपोनेंट पता है, रिजल्टेंट वाला भी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पता है, और तुम कहोगे कि सर मुझे अल्फा नहीं पता, तो बेवकूफ हो एक नंबर के। चलो पिछले वाले पेज पे जिनको लिखना है नोट करो। क्वेश्चन मार्क, यही टी हम ढूंढ रहे हैं। वो बाई सी ओ ए टू डी नहीं होना फिर से बोलो। हाँ वही तो लिख दिया, फिर क्यों घबरा रहे हो? हाँ अब लिख दिया है। टी ए डी है, ए से डी तक जाने वाला टाइम, तो इस फॉर्मूले में जो टी यूज करेंगे वो ए से डी का ही तो होगा, क्योंकि ऊपर में हमने कहाँ से कहाँ मेंशन किया है? ए टू डी, सबसे ऊपर तो वही मेंशन किया है ना, ए टू डी। चलो जिन लोगों को लगता है कि ये समझ में आया, इस बात पे गौर करो। ये है 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया पत्थर, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 30 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर ये हो जा रहा है 40 मीटर का टावर। बताओ टाइम कितना लगेगा ए से डी तक आने में? ए से डी का टाइम बताना है आपको, बस इतना सा कर दो। ए से डी का टाइम पता करना है हमें। सोचो कैसे निकल के आएगा ए से डी का टाइम इस एग्जांपल में। तो सीधे सीधे या तो सोच लो, या थोड़ा लंबा सोचना है तो वो भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, ए टू डी हमने सीधे लिखा अलोंग वाई, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई हो गया माइनस एच, यू वाई हो गया 20 साइन 30 प्लस में इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यदि समझ में आ जाए तो आंसर मिल जाएगा, नहीं आए तो इससे पहले सोचते रहो। सर फोर्थ सर 4 सेकंड। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव वाला वैल्यू आ गया 4 सेकेंड, नेगेटिव छोड़ देंगे। अच्छा यहाँ पर स्पीड बताओ तो कितने स्पीड से आता होगा टकराने के लिए? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 40, 800 400 1200, तो v का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20√3। यदि ये ग्राउंड को कितने एंगल में हिट कर रहा होगा, अल्फा पूछ रहा हूं, और फिर देखना दुखी हो गए। वी एक्स बाई वी सीधे अप्लाई कर देना, वी एक्स बाई वी। वी एक्स कितना से आएगा? यू एक्स के बराबर 20 cos 30, क्योंकि वो तो बदल ही नहीं रहा। और v कितना हो गया है? अंडर रूट 1200। cos अल्फा डायरेक्ट लिख सकते हैं चाहे तो। हाँ बोलो। tan अल्फा भी लिख सकते हाँ टेन अल्फा से भी लिख सकते हो, पहले वी वाई का पता कर लेना,
चलो अल्फा 60 के लिए है। जो भी है मैंने नहीं कैलकुलेट किया है। यदि यहाँ पर रेंज भी पूछा जाता तो रेंज कैसे निकालते? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट SX कितना हो जाता? UXT। UX कितना है? 20 cos 30 into 4, क्योंकि ये X तो होता ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो 0 है एक्सलेशन। ब्लू कलर में चेक कर लो, SX UXT हो जाता, UX 20 cos 30 into T। आप लोग यदि कल भी घर से बैठ के प्रैक्टिस करना चाहो इन क्वेश्चंस को तो 7 से 8 इनवाइट कर लूं इवनिंग आवर्स में। यस सर, कर लीजिए। यस सर। तो जिनको प्रैक्टिस करना हो इवनिंग आवर्स में 7 से 8 कल वाले शेड्यूल में घर से जुड़ लेना। एक मिनट मैं सोच लूं, मेरी क्लास यदि यहाँ खत्म होगी तो घर पे पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा। क्लास मेरी रहती है क्या कल? कौन सी क्लास? कल क्लास है, कल दिन कौन सा है यार? कल वेडनेसडे को एक 12th का क्लास है और एक 10th का, तो मैं फ्री होऊंगा 7 बजे। एक सेकंड रुक जाओ। विज्ञान वेडनेसडे, हाँ आप लोग 7 से 8 प्रैक्टिस के लिए घर से ऑनलाइन जुड़ जाइएगा। घर से ऑनलाइन 7 से 8 मैं ये प्रोजेक्टाइल की ही प्रैक्टिस करवा दूंगा। कुछ कोशिश करूंगा कि जिससे कि आपके जो टेस्ट में डोमिनेट करेगा प्रोजेक्टाइल, कम से कम 6 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, कम से कम 6-7। और एरर के केवल 2 क्वेश्चन होंगे, वेक्टर्स के 2-3 मिल जाएंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन के 6-7 मिल जाएंगे, 6-7 आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन के मिल जाएंगे। मतलब मोशन डोमिनेट कर रहा है, आप जितना बना सकते हैं बनाइए। आपको जो शेयर किया गया है एरर वाले DPP, आपको शेयर किया गया है कैलकुलस वाले प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आपको शेयर किया गया है वेक्टर्स वाले, उन सबको जो आप करते हैं वो आपके लिए फायदेमंद है। वो उससे आपका काम बन जाएगा। आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है होमवर्क चेक कर लीजिए, सब कोई एक्सरसाइज को देखिए, ठीक है? जूम जिज्ञान वाले व्हाट्सएप वाले ग्रुप में जाके, और वो पहले मैं डिस्कस करूंगा। कल मैं कोशिश करूंगा पहले वो डिस्कस करूं, क्योंकि उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेस्ट में। यदि आप नहीं बनाएंगे एक्सरसाइज तो गलत हो जाएगा, बहुत फंस जाएगा आपके क्वेश्चन। हाँ बोलो सर, एक बार आप ग्राफ का क्वेश्चंस वापस। ग्राफ के केवल एक क्वेश्चन है, तो पहले प्रोजेक्टाइल सीख लो, फिर ग्राफ पे टाइम देते रहना, ठीक है? और ग्राफ के तुम पहले अपने कागज पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना कि तुम्हें पता है कि नहीं, VT ग्राफ का एरिया क्या देता है, AT ग्राफ का एरिया क्या देता है, AX ग्राफ का एरिया क्या देता है, FT ग्राफ का एरिया क्या देता है, और इसी तरह स्लोप क्या देता है। ये तुम्हें जितने के पता है कागज पे लिखो और मुझे व्हाट्सएप करो, तब मैं ग्राफ पे गाइड करूंगा तुम्हें आगे। ओके हाँ बोलो। सर रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन तो नहीं होंगे ना? रिलेटिव मोशन अभी मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तो इसलिए उसके क्वेश्चन नहीं होंगे। यदि 2 पार्टिकल दिखे तो छोड़ मत देना क्वेश्चन। ये नहीं कि 2 पार्टिकल था सर मैंने छोड़ दिया। आपके स्ट्रेट लाइन मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव का कंसेप्ट अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं। आप यदि अपनी तरफ से यूज करना चाहें तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं। ऐसे किसी क्वेश्चन में आप यूज करना भी चाहेंगे तो एक क्वेश्चन में कर लेंगे, लेकिन नीड नहीं है। सर वो स्विमर वाले क्वेश्चन भी नहीं। कौन से वाले? सर स्विमर बेस्ड क्वेश्चन। फिर से बोलो एक बार। सर वो रिवर्स में प्रॉब्लम्स बोल रहा है। रिवर्स स्विमर क्या पढ़ा दिया मैंने क्लास में? उसमें ना एक HCL में क्वेश्चन। अरे मैंने होमवर्क दिए हैं, नहीं दिया है होमवर्क? मैंने क्वेश्चन देख देख के होमवर्क दिया है, गिनती लिखा है। तुम लोग तो होमवर्क पढ़ते भी नहीं हो, क्या लिखा हुआ है, बेवकूफ हो। पहले होमवर्क बनाओ, उसके बाद पता चल जाएगा जो भी होमवर्क में है वही पूछा गया। सर हाँ बोलो। सर होमवर्क के 2-3 क्वेश्चंस में रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ था। होमवर्क के यदि 2-3 रिलेटिव के तो उसको बिना रिलेटिव के ट्राई करो, ठीक है?
उनको बिना रिलेटिव के अभी ट्राई करो, जिस दिन रिलेटिव पढ़ा दूंगा उस दिन रिलेटिव से ट्राई कर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।